यूपीएससी साइंटिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम 4 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इन्वायरमेंट के टॉपिक्स पे बात करेंगे। इन्वायरमेंट के आज टोटल 2 टॉपिक हैं। पहला नेट जीरो बैंकिंग अलायंस और दूसरा स्वच्छ ऊर्जा के लिए जलवायु वित्त। उसके बाद हम 2 इकोनॉमी के टॉपिक करेंगे, स्टेबल कॉइन्स और निवेश। उसके बाद एक पॉलिटी का टॉपिक है जो बात करता है कि हर कानून है वो न्याय संगत नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि कानून है तो वो सही है, वो गलत भी हो सकता है। उसके पश्चात हम बात करेंगे आईआर के टॉपिक की। गजा के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और फ़लस्तीन का, मुख्य रूप से डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें 20 सूत्री योजना पेश की है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम 2 टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी के करेंगे, मेरीटाइम सिग्नलिंग और सर्की विवाद। उसके बाद हम सोचना जरूरी है सेगमेंट में कुछ न्यूज़ कवर करेंगे। उसी के साथ ही हमारा ये आज का डिस्कशन समाप्त होगा। सबसे पहले हम बढ़ते हैं पहले आर्टिकल की तरफ, क्लाइमेट से रिलेटेड, जो कि जलवायु वित्त की बात करता है स्वच्छ ऊर्जा के लिए। इसकी हेडिंग है इंडियाज क्लीन एनर्जी राइज नीड क्लाइमेट फिनेंस एक्सपेंशन। यानी भारत में जो स्वच्छ ऊर्जा है उसकी वृद्धि के लिए हमें जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फिनेंस का विस्तार करना आवश्यक है। इसके साथ हम NZBA भी देखेंगे लास्ट में। मुख्य रूप से जो क्लाइमेट फिनेंस क्या होता है हम उसकी बात करेंगे पहले, स्वच्छ ऊर्जा क्या होती है उसकी बात करेंगे पहले, उसके बाद हम इस आर्टिकल को समझेंगे, क्योंकि बेसिक को समझे बिना आर्टिकल समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्लीन एनर्जी से क्या तात्पर्य है? स्वच्छ ऊर्जा यानी ऊर्जा के वे स्रोत जो पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचाते हैं या नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो पर्यावरण को नुकसान ऊर्जा स्रोत कैसे पहुंचाते हैं? जैसे ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? जैसे ऊर्जा के स्रोत अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लकड़ी, कोयला ये सब यूज करते थे। उसके बाद वर्तमान में हम क्या यूज कर रहे हैं? पेट्रोल और डीजल यूज कर रहे हैं। लेकिन हम उससे भी बियॉन्ड हम जा चुके हैं। हम न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करते हैं, हम मीथेन यूज करते हैं, CH4 यूज करते हैं। उसके साथ हम LPG यूज करते हैं। अब हाइड्रोजन यूज करने की बातचीत चल रही है। तो ये अलग अलग सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हम जो कार्बन उत्सर्जन करने वाले सोर्स हैं उनसे हम कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले या कार्बन शून्य उत्सर्जन करने वाले ऊर्जा स्रोतों की तरफ बढ़ते हैं, तो स्वच्छ ऊर्जा कहलाता है। तो वही क्लीन ऊर्जा है, यानी ऐसे ऊर्जा स्रोत जो पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश से बिजली उत्पादन होता है। पवन ऊर्जा, पवन चक्की के माध्यम से बिजली उत्पादित होती है। जल विद्युत, वाटर के टरबाइन चलाए जाते हैं। डायनेमिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। गतिज ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है। जैव ऊर्जा जो बायोमास होता है, बायोगैस वगैरह, उससे ऊर्जा, या भूतापीय ऊर्जा, ये सारे क्या है? स्वच्छ ऊर्जा है। और स्वच्छ ऊर्जा के लाभ क्या है? इसके लाभ ये है कि सबसे ज़्यादा ये कि वातावरण को प्रदूषित नहीं करते ही, ठीक है, ये जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम करते हैं, ये लागत प्रभावी समाधान है, और ये समय के साथ समाप्त नहीं होने वाले समाधानों में से एक है। लेकिन इनके नुकसान क्या है? इनके नुकसान तो नहीं है, लेकिन इनकी हानियाँ ज़रूर है कि एक कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, इनकी लागत बहुत अधिक रहती है, और इनको इस्टेब्लिश करना, इनको कंटिन्यू बनाए रखना भी बहुत टफ होता है। जैसे कल हमने हाइड्रोजन का टॉपिक किया तो उसमें हमने देखा था कि हाइड्रोजन को तो उत्पादित करना ही इतना महंगा और उसके बाद यूज़ करना भी महंगा है। तो 2 स्तर पर चुनौतियाँ हैं। तो ये स्वच्छ ऊर्जा के सामने कुछ हमारे सामने चैलेंज आते हैं, और उन्हीं चैलेंज को मैनेज करने के लिए हमें पैसे चाहिए, फिनेंस चाहिए। तो उसके लिए जो पैसा है उसको बोलते हैं क्लाइमेट फिनेंस, यानी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के और उसके अनुकूलन के लिए जो वित्तीय संसाधन है वही क्या है? क्लाइमेट फिनेंस है। मतलब कि जो धन जुटा रहे हैं, जो फिनेंस जुटा रहे हैं, उसका उद्देश्य ही क्लाइमेट चेंज है, उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए यूज़ करना है। जैसे स्वच्छ ऊर्जा परियोजना, हमने अभी क्लीन एनर्जी की बात की, या फिर अनुकूलन उपायों जैसे बाढ़ नियंत्रण, उत्सर्जन में कमी, इन सभी गतिविधियों को समर्थन देता है वो क्लाइमेट फिनेंस होता है। इसके स्रोत क्या है? गवर्नमेंट फंड कर सकती है सरकारी बजटिंग के माध्यम से, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड है, आपने सुना होगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF जो वर्ल्ड बैंक मैनेज करता है, ये रियो के अंदर 1992 में अस्तित्व में आई थी, ठीक है। और ये 5 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फंड देता है। आप देखना 5 ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं। उपयोग की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, ऊर्जा दक्षता, वनीकरण, जलवायु प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा, ये सब इसके अंदर कवर होंगे। और वैश्विक प्रतिबद्धताएं भी हमारी, पेरिस समझौते हमने क्या लक्ष्य रखा था कि 2020 तक विकासशील देशों को $100 बिलियन प्रदान करने का वादा किया।
जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और वर्तमान में 2025 हो चुका है, 5 साल डेडलाइन से ऊपर जा चुका है। तो क्लाइमेट फिनेंस एक बड़ी समस्या है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति क्या है। तो भारत में जो क्लीन एनर्जी का के लिए जो ट्रांजिशन है, हाँ, एक कीवर्ड आप और देख सकते हैं जिसको आजकल वर्ड यूज़ किया जाता है, ऊर्जा संक्रमण। आपने पढ़ा होगा कहीं, एनर्जी ट्रांजिशन यानी ऊर्जा संक्रमण। ऊर्जा संक्रमण है वो भी इसी को संदर्भित करता है कि आप टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी, टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी, यानी आप जो परंपरागत हमारे ऊर्जा स्रोत है उससे आप स्वच्छ ऊर्जा की तरफ स्थानांतरित होते हो, उसी को हम कहते हैं एनर्जी ट्रांजिशन, ऊर्जा संक्रमण। ये एज ए कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है। अगर आपको लगता है क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ। यूपीएससी ने पूछा था ग्रीन वॉशिंग क्या होती है, यूपीएससी ने यह भी पूछा था चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है, साइक्लिकल इकोनॉमी क्या होता है। वो हमें लगता है कि ये टर्म रोज न्यूज में रहते हैं। साइक्लिकल इकोनॉमी तो पिछले 5 सालों से यूज में रह रहा था। प्रधानमंत्री जी अपने हर भाषण में 3R 5R, रीयूज, रिसाइकिल, इन सब की बात कर रहे थे। तो कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो एग्ज़ाम में आते हैं। ऊर्जा संक्रमण के बारे में फैक्ट बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, और आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो आप फैक्ट को भी अच्छे से डील कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 2024 में भारत ने 24.5 गीगावाट जो सौर ऊर्जा की क्षमता बढ़ाई है, और चीन और यूएस के बाद भारत अब 3rd लेवल पे आ गया, तीसरे स्थान पर आ गए हैं। जो जलवायु रिपोर्ट 2025 है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, क्लाइमेट रिपोर्ट 2025। आपको लगेगा ये यूनेप निकालता हो, नहीं, इसको संयुक्त राष्ट्र महासचिव निकालते हैं। और इसके अनुसार ब्राज़ील है, चीन है, और उसके इनक्लूड भारत को साथ करते हुए सौर और पवन में जो विस्तार है उसमें अग्रणी विकासशील देश है, उसके रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, मान्यता प्रदान की गई है। जब हम क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो पर्यावरण के लिए लाभकारी है, बल्कि वो हमारी समृद्धि के लिए भी लाभकारी है। वो रोजगार, जीडीपी में वृद्धि, इन सब में भी योगदान देता है। अब प्रभावशाली गति को निरंतर बढ़ाने के लिए हमें वित्तीय ढांचा, फिनेंशियल फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। और अब आज हम निवेश के टॉपिक में आगे देखेंगे कि वर्तमान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है वो लिमिटेड हो रहा है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जलवायु वित्त का विस्तार आवश्यक है। यही हमारा मेन आर्टिकल था। अब हम आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि हम स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु वित्त, ये सब हम देख चुके हैं। अब भारत की स्थिति में आगे देखते हैं कि 2030 तक भारत को 1.5 से 2.5 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी। और अगर ऐसा करते हैं और हम जो पेरिस क्लाइमेट का टारगेट है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है, तो हमारी जीडीपी भी लगभग 3% ग्रोथ करेगी। जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी है उसका ये, जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी है एजेंसी है, उसका ये टारगेट है भारत के लिए। एक फ्रेज है यहाँ पे, हरित सामाजिक सततता और सततता संबंधी, GSS+। ये वर्ड आप याद रखना, ये भी क्वेश्चन बनता है थोड़ा कि ग्रीन, सोशल, सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी लिंकेड डेप्थ। तो ये कौन सा डेप्थ होता है, तो ये अभी इसके लिए न्यूज़ में रहा था। अब बात करें कि जो 2021 है उससे हमारे 186% की वृद्धि हुई, किसमें, हरित बॉन्ड में, ग्रीन बॉन्ड में। जो भी फंडिंग है, जो इतना $1 बिलियन फंड आया है, वो दिखाता है कि 83% जो फंडिंग है हमारी वो ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से आई है। ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं, ऐसे बॉन्ड जो पर्यावरणीय परियोजनाओं जैसे रिन्यूएबल्स है, एनर्जी एफिशिएंसी है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए ऋण प्रदान करते हैं। 84% जो ग्रीन बॉन्ड्स है वो निजी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन एमएसएमई और लोकल डेवलपर्स है, वहाँ उनकी पहुँच है वो काफ़ी सीमित है। हमें इस पर फोकस करना चाहिए। आगे की राह हमारे लिए यही है कि नीतिगत और संस्थागत समर्थन प्रदान किया जाए, कार्बन बाजारों का दोहन किया जाए, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है उसको बढ़ावा दिया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित जोखिम मूल्यांकन, रिस्क का असेसमेंट किया जाए, और ब्लॉकचेन के माध्यम से पारदर्शिता लाई जाए इस क्षेत्र में। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। स्वच्छ ऊर्जा वृद्धि के लिए जलवायु वित्त में भारत की स्थिति में ही भारत ने सॉवरेन बॉन्ड जारी किया है।
सेबी है, उसने सामाजिक बॉन्ड की सफलता को बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण है, उसमें समाज निजी पूंजी है वो काफ़ी अच्छी खासी आई है सामाजिक बॉन्ड के माध्यम से। अब सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं? देखो, सॉवरेन का मतलब होता है ऐसे बॉन्ड जो सरकार के द्वारा, यानी गवर्नमेंट बैकिंग होती है, गवर्नमेंट की गारंटी होती है उन बॉन्ड के लिए। ग्रीन हमने देखा था हरित परियोजना के लिए। अब सामाजिक बॉन्ड क्या है? अब सामाजिक बॉन्ड एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें जो निवेश करता है वो पैसा सामाजिक समस्याओं के समाधान में लगता है। तो जैसे किफ़ायती आवास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। और इसका लक्ष्य क्या है कि निवेशकों को आकर्षित करना होता है। जैसे एक आदमी है, वो समाज सेवा में काम करना चाहता है, समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहता है, उसके पास पूंजी है, तो वो ऐसा स्कूल खुलवाता है, कोई धर्मशाला बनवाता है। तो हो सकता है वो, अगर वो ये काम कर रहा है तो वो सामाजिक बॉन्ड में पैसा देगा तो वो भी इसी उद्देश्य के लिए जाएगा। तो सामाजिक बॉन्ड वित्तीय रिटर्न के साथ एक सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव भी पैदा करते हैं। अब नेट बैंकिंग जीरो अलायंस, ये क्या है? नेट बैंकिंग जीरो अलायंस है, तत्काल बंद होने की घोषणा करी इसने। ये एक संगठन है, अलायंस एक तरह का गठबंधन है, और ये यूएन सपोर्टेड है। ये बंद हो रहा है। बंद क्यों हो रहा है? पहले हम इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि बैंकों ने अपने ऋण और निवेश को कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लिए प्रेरित करता था। ये कि बैंक है वो अपना ऋण देंगे, निवेश करेंगे, वो CO2 एमिशन को कटौती करने वाले को प्रोत्साहित करेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्या था कि कार्बन न्यूट्रल इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं ताकि 2050 तक हम कार्बन शून्य अर्थव्यवस्था बना लें। ट्रंप ने तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ड्रिल बेबी ड्रिल, देखो वैसे तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी ये टर्म आ जाए कि ड्रिल बेबी ड्रिल क्या है, क्योंकि यूपीएससी ने सेनका को आइलैंड पूछा था। वैसे तो इसकी कल्पना कर सकते थे, लेकिन फिर भी ये 1910 के आसपास वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, तब चाइना और जापान के बीच में सेनकाकुर द्वीप का विवाद था, लेकिन सेनकाकुर द्वीप पूछा था उन्होंने। तो ड्रिल बेबी ड्रिल है, ये भी 60-70 के दशक में, 80 के दशक में नारा था अमेरिका में, कि जो लोग पर्यावरण संरक्षण की बात करते थे उनके विरोध में कुछ लोग बातचीत यह करते थे कि ड्रिल बेबी ड्रिल मतलब खूब खोद खोद के कुएं खोदो, उनसे तेल निकालो। मतलब जो तेल के कुएं हैं उनको संदर्भित करता है। वो कहते हैं कि ये जो जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई चीज़ होती नहीं। तो ये ड्रिल बेबी ड्रिल है, वो मुख्य रूप से गैस और तेल के उत्पादन को बढ़ावा देती है। तो अभी वर्ल्ड वाइड कई जगह ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे देश अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं से पीछे हट रहे हैं। अमेरिका पीछे हट गया पेरिस से, ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा दिया गया, और इन्हीं सब चीज़ों से क्या हुआ कि जो ये अलायंस है, इस अलायंस की जो मेंबरशिप है वो कम हो रही है। तो इस वजह से बंद हो रहा है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि नेट जीरो बैंकिंग अलायंस है, उसने एक इनिशिएटिव शुरू किया था। उस इनिशिएटिव का नाम है गाइडेंस फॉर क्लाइमेट टारगेट सेटिंग फॉर बैंक्स इनिशिएटिव, यानी बैंकों के लिए जलवायु लक्ष्य निर्धारण मार्गदर्शन पहल। ये जो इनिशिएटिव है ये एक्टिव है, बैंक इसका यूज़ कर सकते हैं। और इस इनिशिएटिव का फोकस क्या है? डीकार्बोनाइजेशन पर है। ठीक है, इसके साथ ही हमारे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड सेगमेंट था वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी की तरफ। इकोनॉमी में हमारे सामने टॉपिक है, राष्ट्रों को स्टेबल कॉइन से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। निर्मला सीतारमण जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका संकेत था। देखो, पास्ट में हमने देखा है कि हमारी सरकार है ना, वो क्रिप्टो करेंसी वगैरह ऐसे जो डेवलपमेंट है इनके बहुत अगेंस्ट रही है। हमने देखा है कई बार इन्होंने रोक भी लगाई थी, वो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वापस से इसको एक रोक को हटा दिया था। तो हमने लंबे समय से देखा था कि इसमें कुछ बदलाव आ रहा है, तो सरकार इसके समर्थन में नहीं थी। लेकिन जो ये स्टेटमेंट है ये बताता है कि एक कोई नीतिगत बदलाव होने वाला है भविष्य में। अब स्टेबल कॉइन्स से निपटने के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, उससे पहले हम देखते हैं कि स्टेबल कॉइन्स होते क्या हैं। देखो, स्टेबल कॉइन्स है वो एक प्रकार की क्रिप्टो परिसंपत्ति है। आप उसको क्रिप्टो करेंसी के समतुल्य नाम मान सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि किसी निर्दिष्ट परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह के साथ सापेक्ष स्थिर मूल्य बनाए रखना। मतलब क्या होता है, आपको याद होगा कि जब हम सबसे पहले ये मुद्रा प्रणाली अपनाई थी हमने, तो हमने इसमें एक सिस्टम डेवलप किया था कि हम मूल्य को सोने के साथ या किसी न किसी के साथ पैक कर देते थे, जोड़ देते थे। ठीक है,
जैसे कि अमेरिका में ये था कि जैसे कि एग्जाम्पल फॉर है कि 40 ऑन्स सोना अगर अमेरिका के सेंट्रल बैंक अपने खजाने में रखती है तभी $1 छाप सकती है। तो वहाँ पे करेंसी पैक है, किसके साथ है? सोने के साथ। तो यहाँ पर ये क्या होगा, जो क्रिप्टो करेंसी है आपने देखा होगा, बिटकॉइन वगैरह, वो बहुत ही वोलेटाइल होते हैं, बहुत ही अस्थायी होते हैं, उनमें बहुत उतार चढ़ाव होता है। लेकिन स्टेबल कॉइन्स उसके विपरीत क्या होते हैं, स्थिर मूल्य बनाए रखते हैं, क्योंकि इनका जो मूल्य होता है वो किसी स्पेसिफिक एसेट के ग्रुप से या एसेट से जुड़ा रहता है। इसके एग्जाम्पल भी है हमारे सामने, जैसे टीथर है या यूएसडी कॉइन है, ठीक है। और ये स्टेबल कॉइन है और ये अमेरिकी डॉलर से समर्थित है, मतलब अमेरिकी डॉलर है उसके साथ जुड़े हुए हैं। डॉलर का प्राइस कम ज़्यादा होगा तो टीथर और यूएसडी कॉइन का भी प्राइस कम ज़्यादा होगा, अदरवाइज वे स्थिर बने रहेंगे। और वही बात वापस से रिपीट हो रही है कि ये परिसंपत्तियाँ डॉलर और यूरो जैसी मौद्रिक इकाई, मुद्रा बास्केट या सोने जैसी किसी वस्तु या बिना समर्थन वाली क्रिप्टो परिसंपत्तियाँ हैं। स्थिरता हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब केंद्रीय संस्था इन परिसंपत्तियों को क्या करे, जारी करे और इसको भुनाने का प्रभारी हो। ये आईएमएफ ने डेफिनेशन दी है इनकी, ये 2 कीवर्ड आईएमएफ के हैं। ऊपर वाले भी आईएमएफ से डिराइव होते हैं, लेकिन ये आईएमएफ बताता है इनके बारे में स्पेशली कि जारी करने और भुनाने के लिए। अब क्रिप्टो करेंसी में जो नवाचार हो रहा है, धन पूंजी प्रवाह के परिदृश्य बदल रहा है। अब इससे वो नए राष्ट्र है, वो इन नई मौद्रिक संरचनाओं, जो न्यू मॉनेटरी स्ट्रक्चर है, इनसे कब तक बचेंगे? अब क्रिप्टो करेंसी भविष्य है, आप इससे कब तक बदलोगे? तो वित्त मंत्री यही बोल रहे हैं कि मजबूर हो जाएंगे इससे। अब हम इसके साथ कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे कि सीबीडीसी क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सीबीडीसी केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी की जाती है और इन्हें आधिकारिक मुद्रा की तरह कानूनी मान्यता यानी लीगल टेंडर होता है। लीगल टेंडर यानी वैधानिक मुद्रा होती है। भारत में कानूनी स्थिति क्या है? देखो, भारत में स्टेबल कॉइन समेत किसी भी क्रिप्टो करेंसी है या क्रिप्टो वैल्यू एसेट है उसको मान्यता नहीं दी गई है लीगल तौर पर। लेकिन बड़ी यूनिक बात है कि सभी क्रिप्टो करेंसी को आयकर अधिनियम के तहत वर्चुअल डिजिटल एसेट माना गया और उन पर सरकार टैक्स वसूल करती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सरकार इनको मान्यता नहीं देती पर टैक्स जरूर लेती है इन पे, बेनिफिट पे 30% टैक्स लेती है और अलग अलग टैक्स हैं अलग अलग परिसंपत्तियों पर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अगला सेगमेंट हमारा है इकोनॉमी का ही, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट में हमने कल एक न्यूज़ आर्टिकल सुर्खियों में क्यों चर्चा किया था, आपको याद होगा, जिसमें हमने बातचीत की कि जो निवेश है उसमें कुछ बदलाव आए हैं और वित्तीय वर्ष की जो पहली 6 माही है, देखो ये कॉन्सेप्ट भी हम समझते हैं। अभी कौन सा वित्त वर्ष चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, कौन सा चल रहा है, 2025 और 26। ये कब से शुरू हुआ था? तो ये मार्च से शुरू हुआ था और ये अप्रैल से शुरू हुआ है और ये मार्च तक चलेगा, ठीक है। यानी ये अप्रैल 2025 से शुरू हुआ है और ये मार्च 2026 तक चलेगा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, चौथा महीना, पाँचवा महीना, छठा महीना, सातवां महीना, आठवां महीना, नौवां महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब इंटरेस्टिंग बात देखोगे कि पूरे 12 महीने 4 क्वार्टर में बदले हुए हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो जो पहले 2 क्वार्टर हैं इनको बोलते हैं पहली 6 माही, जो यहाँ पे है कि वित्तीय वर्ष की पहली 6 माही, ठीक है। अगर बोलते हैं वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तो ये होगी, दूसरी तिमाही तो ये होगी, पहली तिमाही तो ये होगी, चौथी तिमाही तो ये होगी, ये भी हो सकते हैं दूसरी 6 माही, तो ये बाद के 2 हो जाएंगे। ये आपको समझने के लिए बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में कि वित्तीय वर्ष की जो पहली 6 माही है उसमें निजी क्षेत्र द्वारा जो घोषित की गई बहुत सारी अपनी परियोजनाएं हैं वो टॉप पर है। जनरली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करना है, प्रोजेक्ट करना है तो कौन लाता है? प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करता है, सरकारें भी इन्वेस्ट करती है और विदेशी क्षेत्र भी इन्वेस्ट करता है। लेकिन अभी हाईएस्ट लेवल पर जो इन्वेस्ट करेगा वो निजी क्षेत्र करेगा, ठीक है। और ऐतिहासिक रूप से भारत में जो कंपनियां हैं उनका संकेंद्रण रखा है, लेकिन पिछले काफ़ी समय में काफ़ी बढ़ गया। 2018-19 में 77% निजी निवेश था, वर्तमान में वो 94% की तरफ जा रहा है। ये बहुत बड़ा मूव है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि सरकार के पास जो वित्त है, फंड है, वो विकास और रक्षा संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए होगा, ठीक है। लेकिन विदेशी कंपनियां पहले से कहीं और जा रही है, यहाँ नहीं आ रही तो कहीं जा रही है,
इसके लिए सरकार को विचार करना चाहिए, है ना। और अगर ये दोनों ही पीछे हटते हैं तो उसका प्रभाव भारतीय फर्मों में भी दबाव तो बढ़ ही रहा है। और भविष्य में जो बड़े बुनियादी ढांचे हैं जैसे हाई स्पीड रेल है, पोर्ट्स है, उनके लिए सरकारी विदेशी निवेश की जरूरत होती है। और वो नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। एग्जाम्पल के लिए जो हमारी जो बुलेट ट्रेन है जो मुंबई से गुजरात चलेगी अहमदाबाद तक, तो उसके लिए फंड जापान से आ रहा है, जापान उसकी फंडिंग कर रहा है। तो कैसे संभव होगा अगर विदेशी फंडिंग कम होती रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिटी सेगमेंट, जिसमें कि लीगलिटी अलोन डज नॉट मेक ए लॉ जस्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने कहा है कि सिर्फ कानूनी मान्यता किसी कानून को न्याय संगत नहीं बनाती। ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगा। बात क्या है ना कि कानून बहुत बने, हर कानून वैध थोड़ी होता है। कानून तो कुछ भी बनाया जा सकता है जो अतार्किक भी हो, ठीक है, अन्याय संगत भी हो। तो इसी को संदर्भ में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चीफ जस्टिस ने कहा है कि किसी भी चीज़ को कानूनी मान्यता मिल गई हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो न्याय संगत है, यानी जस्ट है। इतिहास के में हमें अनेक उदाहरण हमारे पास, अमेरिका समेत कई देशों में दास प्रथा थी। वो भले उनको कानूनी ढांचा था कि कानून के माध्यम से दास प्रथा लाई गई थी, लेकिन वो जस्ट नहीं थी, न्याय संगत नहीं थी। औपनिवेशिक भारत के अंदर आपराधिक जनजातीय अधिनियम था, जनजातियों को अपराधी घोषित कर दिया गया था। और स्वतंत्र भारत में जो राजद्रोह कानून था, वर्तमान में वो नहीं है, 124A आईपीसी का सेक्शन, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारतीय संविधान है वो कानूनी यानी लीगल और निष्पक्ष और न्याय संगत, यानी एस्पेक्ट 1 कानूनी, दूसरा फेयर एंड जस्ट, इनके बीच में अंतर करता है। ये मेनका गांधी का ही विस्तार एक तरह से। न्यायपालिका पर संवैधानिक प्रावधान, आदर्शवाद की भावना, मतलब न्यायपालिका पर ये लागू होता है, न्यायपालिका पर ये जिम्मेदारी है कि संवैधानिक प्रावधान है उनको आदर्शवाद की भावना के साथ लागू करें और कार्यपालिका द्वारा शक्ति के अनुचित प्रयोग के विरुद्ध जांच कार्य करें। आपको पता होगा 2015 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या था कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि न्यायपालिका है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो क्या करें, जस्ट हो, लो फेयर हो, रीजनेबल हो, इन सबको सुनिश्चित करे। अगर सुनिश्चित नहीं कर पाएगी न्यायपालिका तो फिर एक अराजकता की स्थिति होगी, लोग कानूनों को मानेंगे नहीं, क्योंकि कानून जब न्याय संगत नहीं होता तो एक समय के बाद लोग कानूनों का विरोध करते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की। ट्रंप ने 20 पॉइंट पीस प्लान गाजा के लिए जारी किया है। अब गजा क्या है, गजा एक लोकेशन है, आपको पता होगी, हम इसके बारे में बात करेंगे और ये आईआर में हमारा टॉपिक कवर होगा। अब हम बढ़ते हैं गजा की तरफ। तो देखो, आपने वर्ल्ड का नक्शा तो देखा होगा, विश्व में, तो विश्व के नक्शे में जो मध्य पूर्व है, मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट किसको कहते हैं, जो पश्चिम एशिया का क्षेत्र है। यहाँ पर हमें मैप दिखाना था, हम दिखा नहीं पा रहे, हम कल सबसे पहले आपको मिडिल ईस्ट का मैप दिखाएंगे। तो मिडिल ईस्ट का मैप है, उसके अंदर आप इजराइल को देखते हो, तो ये पूरा जो वाइट है ये पूरा ये इजराइल है। और इजराइल के अंदर ये एरिया ये वेस्ट बैंक कहलाता है और ये गजा कहलाता है। तो ये दोनों क्षेत्र हैं, ये फिलिस्तीन कहलाते हैं। और जो गजा है उसमें हमास का कंट्रोल है। किसका कंट्रोल है, हमास का। और वेस्ट बैंक में किसका है, फिलिस्तीन अथॉरिटी का, पीए का, ठीक है। अब बात करते हैं कि इशू क्या है। इशू ये है कि बैकग्राउंड से चलेंगे, वैसे तो लंबा इशू है लेकिन हम रिसेंट डेवलपमेंट देखते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास है उसने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चलाया था और इसराइल पर एक आकस्मिक हमला किया था, यहाँ से किया था ऐसे। और उस आकस्मिक हमले की वजह से क्या हुआ, इसराइल पर हजारों रॉकेट दागे, दक्षिणी इजरायली शहरों में कब्जा किया अल्प समय के लिए। 1200 से अधिक लोग मारे गए और 250 लोगों को बंधक बना के अपने साथ ले गए। इसके प्रत्युत्तर में इसराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया और हमास को पूरी तरह से नष्ट करने का लक्ष्य रखा और हवास पर हवाई हमले किए, नौसेना से अवरोध, नेवल ब्लॉकेड किया, गाजा को ग्राउंड इन्वेजन किया। इसराइल की आर्मी है वो गाजा के अंदर घुसी और नवंबर 2023 में एक ऐसा युद्ध विराम हुआ जिसमें कुछ बंधक रिहा किए गए। लेकिन
स्थिति जस की तस बनी हुई है। आज भी इसराइल के जो कैंपेन है हमास के विरुद्ध वो चल रहा है और लगभग पूरे गाज़ा के अंदर उसने अपने अभियान चलाए हैं और इसमें 65,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। इस वजह से जो गाज़ा के अंदर मानवीय संकट है वो उत्पन्न हो गया है। अब भूखमरी है, अस्पताल पर हमले हैं और विस्थापन है। इन सब की वजह से अब क्या है ना कि सभी चाहते हैं कि शांति स्थापित हो। तो ट्रंप ने एक शांति योजना प्रस्तावित की है। वो 20 सूत्रीय योजना है। 20 सूत्रों में प्रमुख सूत्र ये है कि हमास का विघटन हो जाएगा, बंधकों की रिहाई होगी और गाजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा और यहाँ पे एक ऐसी सरकार स्थापित की जाएगी और उस सरकार के जो बोर्ड बनेगा उसका हेड खुद ट्रंप बनेंगे, ठीक है। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है टोनी ब्लेयर, उनको भी इसमें कुछ भागीदारी दी जाएगी, जिस पर प्रश्न भी उठ रहे हैं। लेकिन मोटा मोटी जो शांति योजना है, 20 सूत्री शांति योजना है, इसको स्वीकृति मिलती दिख रही है क्योंकि ट्रंप ने अभी कल ही बोल दिया कि 5 अक्टूबर का समय है हमास के पास। अगर हमास ने अस्वीकार कर दिया तो फिर इजराइल को पूरा समर्थन होगा और हमास पर जोरदार प्रहार किया जाएगा। और इस 20 सूत्री योजना के मुख्य बिंदु क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण के बाद ISF यानी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जाएगी, उसकी तैनाती होगी। इजराइल के सैनिक भी एक सुरक्षा परिधि बनाएंगे और हमास को समाप्त कर दिया जाएगा। अब गजा को एक नए औपनिवेशिक प्रकार के प्रशासन और विदेशी सैन्य बल के तहत रखा जाएगा। ऐसी स्थिति हमें दिख रही है। इसके भी कुछ भविष्य में इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। इजराइल में जब सद्दाम हुसैन को ख़त्म किया गया और बाद में अमेरिका ने अपनी कठपुतली सरकारें बनाई तो बाद में वहाँ इस्लामिक स्टेट जैसे कुख्यात आतंकवादी संगठन का जन्म हुआ था। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? अभी हाल ही में जब न्यूज़ प्रिपेयर की जा रही थी तब देखा गया था कि हमास ने ट्रंप के प्रस्ताव को स्वीकार लिया है। सभी बंधकों को छोड़ने पर सहमत है वो, लेकिन हमास ने कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बातचीत करने की मंशा जताई। अब अगला है हमारा इंटरनल सिक्योरिटी सेगमेंट, जिसमें बात करेंगे मेरीटाइम सिग्नलिंग की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अब मेरीटाइम सिग्नलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमने एक चीज़ देखी है कि रिसेंटली जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो बहुत रैपिड हो रहे हैं और बहुत एक्सपेक्टेड भी हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी हमारी जो नौसेना है वो पूर्णतः तैयार थी किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए। लेकिन धीरे धीरे देखा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में, मुख्य रूप से अरब सागर में, एक डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और हमारा जो तनाव का केंद्र है वो समुद्री क्षेत्र बनता जा रहा है। मई 2025 में पाकिस्तान के साथ जो हमारा गतिरोध था मुख्य रूप से हवाई क्षेत्र में था। जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम आपने देखा होगा हवाई ड्रोन आते थे, आपस में ड्रोन टू ड्रोन फाइटिंग चल रही थी। बाद के घटनाक्रमों ने ध्यान समुद्री क्षेत्र की ओर खींचा। दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा किसी भी संभावित तनाव के लिए तैयारी के संकेत दे रखे हैं। अब भारत की भी आक्रामक तैयारी हो रही है। जैसे राजनाथ सिंह ने कहा 1965 के युद्ध का हवाला दिया, इतिहास और भूगोल बदलने की बात कही। तो पाकिस्तान की समुद्री प्रतिक्रिया देखें तो वो भी अपने मेरीटाइम इंडिकेशन को मजबूत कर रहा है। जोखिम कम करने के लिए अपनी संपत्ति को कराची से लेकर ग्वादर पोर्ट तक फैला रहा है। क्योंकि क्या हुआ था कि इतिहास में ऐसा हुआ है कि उसकी सारी मेरीटाइम संपत्ति, जो समुद्री संपत्ति है, नौसैनिक संपत्ति, वो कराची पोर्ट पे थी और भारत ने कराची पोर्ट तबाह कर दिया था। तो उसको विकेंद्रीकृत कर रहा था कि हमला भी हो तो नुकसान कम हो। चीन निर्मित पनडुब्बी जो PNS मांगरो है उसको लॉन्च किया उसने, और दोनों देश भारत और पाकिस्तान अरब सागर में एक दूसरे के करीब मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं, युद्धाभ्यास कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अलग तरह का संकेत दे रहा है कि शांति तो नहीं। अब नौसेना के संकेतन का एक रणनीतिक महत्व भी है। क्या ये गतिविधियाँ सामान्य है या शक्ति का प्रदर्शन है? ठीक है, ये सामान्य शक्ति का प्रदर्शन है। इन दोनों से बियॉन्ड एक एस्पेक्ट ये कि भारत और पाकिस्तान के नौसैनिक संतुलन के बदलाव में एक संकेत है। समुद्री संतुलन जो 1999 के कारगिल में, 1971 में जो पूरी तरह भारत के पक्ष में था, वो अब लगता है कि नहीं रहेगा। कुछ न कुछ उसमें संभावना दिख रही है। भारत को संख्यात्मक और भौगोलिक लाभ तो है, लेकिन भारत का नौसैनिक बेड़ा पुराना है। पाकिस्तान चीनी पनडुब्बियों और तुर्की के कॉर्बेट्स अच्छा वर्ड से आपको याद रखना चाहिए। कॉर्बेट्स छोटे युद्धपोत होते हैं समुद्र में लड़ने वाले, उनसे अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। भारत की वर्तमान में तो बढ़त बन रही है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बढ़त बढ़ा रहा है, इसलिए फासला कम हो रहा है। और फासले को बनाए रखने के लिए भारत को अपना बढ़त को और मजबूत करना पड़ेगा। और जो निर्विवाद प्रभुत्व की धारणा है वो जटिल से समुद्र में तनाव बढ़ने का खतरा भी है। तो इसको हमें देखना पड़ेगा, हमें इस पर मजबूत होना पड़ेगा। अब भारी आयाम क्या है कि
कराची और ग्वादर बंदरगाह पर चीन की भागीदारी है, उससे भारत का प्रभुत्व कम होता है। कभी भी जो भी एस्केलेशन होगा इस सिचुएशन में चीन पाकिस्तान का सपोर्ट कर सकता है। दूसरा, तुर्की की भूमिका वो काफ़ी उभर रही है, वो भी इस रीजन में अनिश्चितता जोड़ देती है। और दोनों पक्ष भविष्य में समुद्र में संघर्ष का खाका, कॉन्फ्लिक्ट टेम्पलेट तैयार कर रहे हैं एक तरह से। अब व्यापक दृष्टिकोण और भविष्य की चुनौती के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत और पाकिस्तान है नौसेना की भूमिका मामूली नहीं रहेगी। अगर वापस से संकट होगा तो नौसेना की भूमिका है वो मामूली नहीं रहेगी। एक दूसरे की रणनीति पर नज़र रखने से आपसी जागरूकता बढ़ सकती है, जो भविष्य में युद्ध के कोरे फॉग ऑफ वार को कम भी कर सकती है। क्या होता है ना कि जब दोनों एक दूसरे की रणनीति पर नज़र रखते हैं और दोनों एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को जानते हैं और खुद आकलन करके लगते हैं कि भी मामला एकदम कांटे की टक्कर है, तो फिर वो क्या होता है ना कि वो एक तरह का फिर डिफरेंस क्रिएट करता है आपस में। तो और भारत के लिए ये भी तय करना चुनौती है कि जो समुद्री क्षेत्र शुरुआती संकेत देने के लिए इस्तेमाल किया जाए या तनाव बढ़ाने के लिए। मतलब जो हम मेरीटाइम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो पाकिस्तान को इंडिकेशन करें कि भाई हद में रहो, हम पूरी तरह तैयार हैं, या फिर हम इंडिकेट करें कि आ जाओ लड़ लो। तनाव बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या कम करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ये भी हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है। अब बात करते हैं आगे सर क्रीक की। तो सर क्रीक पे इंटरनल सिक्योरिटी में कवर अप होगा। सर क्रीक क्या है? सर क्रीक मुख्यतः एक सीमा विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्रीक क्या होता है? क्रीक समुद्र में मौजूद एक संकड़ी खाड़ी होती है, जो आप मैप से देख सकते हो, ठीक है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत के गुजरात राज्य, इनके बीच 96 किलोमीटर दलदली जमीन है। अब इस पर भारत भी दावा करता है और पाकिस्तान भी दावा करता है। यही मेन कारण है किसका? विवाद का। सर क्रीक का पुराना नाम गंगा है, लेकिन ब्रिटिश काल में सर क्रीक नाम दिया गया और तभी से ये विवाद भी बना हुआ है। अब इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं ताकि इस विवाद को समझें। तो ये विवाद भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच क्या है कि समुद्री सीमा को अलग तरह से देखना है। पाकिस्तान समुद्री सीमा को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता है और भारत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता है। भारत है वो सीमा को खाड़ी के बीच से तय करने की बात करता है। जैसे क्रीक ये है, ये ऐसे क्रीक है, तो भारत कहता है कि आप बीच में से सीमा निर्धारित करें, आधी तुम्हारी आधी हमारी। लेकिन पाकिस्तान बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये किनारा है ना, यहाँ से डिसाइड करो। तो हमें नुकसान हो रहा है भारत को, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के समय 1914 में कुछ डेवलपमेंट हुआ था और उस डेवलपमेंट की वजह से ये स्थिति बन के आ रही है। उन डेवलपमेंट को समझते हम देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान का पक्ष क्या है। पाकिस्तान इसलिए मानता है कि 1914 में इसे नॉन नेविगेबल, यानी ऐसा क्षेत्र डिक्लेयर किया गया था कि जिसमें जहाज नहीं चल सकते। और नॉन नेविगेबल वर्ड को आपको याद रखना है, क्योंकि आगे का डेवलपमेंट हम इसी से समझेंगे। 1914 में क्या हुआ? सिंध, जो आज का पाकिस्तान का प्रांत है, लेकिन उस समय तो सिंध और कच्छ, मतलब भारत में गुजरात का क्षेत्र है, दोनों ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी के में थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी थी, उसमें सिंध भी था, गुजरात भी था और आज का महाराष्ट्र भी था। तो क्या हुआ कि पहले तो कोई सर्वे वगैरह भी नहीं हुए थे, लेकिन 13-14 में एक सर्वे हुआ था और बम्बई प्रेसिडेंसी ने एक प्रस्ताव जारी करके सर क्रीक को एक दलदली जगह घोषित किया कि यहाँ से जहाज नहीं गुजर सकते। पाकिस्तान इसी लाइन को पकड़ के बैठा है कि वहाँ उस समय का लिखा हुआ है कि ये नॉन नेविगेबल है, इसलिए सीमा बीच में से नहीं बल्कि किनारे यानी ईस्टर्न बैंक से तय होगी। और इस परिणाम स्वरूप क्या होगा? सर क्रीक का पूरा हिस्सा सिंध की तरफ चला जाएगा। पाकिस्तान इस पक्ष की बात करता है। अब बात क्या है? आज़ादी के बाद पाकिस्तान उसी फैसले के साथ आगे बढ़ना चाहता, लेकिन भारत ने सीमा को मिड चैनल यानी बीच में से माना और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून पर संधि यानी यूएन क्लॉज के थालवेग सिद्धांत का हवाला दिया था। थालवेग प्रिंसिपल क्या बोलता है? कोई नदी या खाड़ी दो देशों के बीच है तो सीमा सामान्य रूप से उनके बीच में से निकलेगी, यानी मिड चैनल से निकलेगी। पाकिस्तान बोलता है कि भाई ये तो नेविगेबल ही नहीं है, और थालवेग सिद्धांत है वो सिर्फ नेविगेबल जगह पे लागू होता है, नॉन नेविगेबल पे नहीं होता। तो भारत ने यही बोला कि टाइड जवार बाट आते रहते हैं और इस क्षेत्र का नेचर बदलता रहता है और केवल दलदली जमीन नहीं रह जाती, इससे जहाज भी गुजर सकते हैं। तो किनारे से सीमा तय करने का कोई मतलब नहीं है, यही मेन विवाद है और इसी विवाद की वजह से ये मामला बार बार चलता रहता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है सर क्रीक की?
एक तो क्या है कि सीमा बीच में मानने से भारत को बड़ा क्षेत्र मिलेगा। आपको पता होगा थोड़ी बहुत ही सीमा बढ़ जाती है तो आपको एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलता है, ठीक है? तो वो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। आर्थिक, सामरिक, रणनीतिक रूप से भी अहम है कि पास में सिंध है, कराची पोर्ट है। इसके साथ ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी पानी या समुद्र की सतह पर जो संसाधन होते हैं उस पर अधिकार होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जैसे कि खनिज है, तेल है, गैस है, और तेल और प्राकृतिक गैस से समृद्ध क्षेत्र भी माना जाता है ये। तो इन सब की वजह से इस क्षेत्र का एक तरह का रणनीतिक महत्व है, उसके साथ साथ सामरिक महत्व भी है। अब सोचना जरूरी है सेगमेंट में हम आगे बढ़ते हैं कि केंद्र सरकार का कहना है कि कफ सिरप, आपने न्यूज में सुना होगा कि हाल में बहुत सारी कफ सिरप है, उनकी वजह से बच्चों की डेथ होने की खबरें आ रही है। तो वो सेम कफ सिरप को केंद्र सरकार ने लैब में टेस्ट करवा के बताया कि वो कफ सिरप दूषित नहीं है। वही तमिलनाडु में जो टेस्ट किया था उसमें मिलावट का पता चला। तो मेनली ये बच्चों की डेथ किस वजह से हो रही है? एक होता है डाइथिलीन ग्लाइकोल, एक होता है एथिलीन ग्लाइकोल। आप याद रखना, ग्लाइकोल तो है ही है, इसमें डाइथिलीन है और एक एथिलीन है। तो ये क्या होता है, कफ सिरप में पाया गया था, वो किडनी को नुकसान पहुंचा रहा था, इस वजह से बच्चों की डेथ हुई थी। ये बच्चों की डेथ राजस्थान में, मध्य प्रदेश में देखी गई थी। और एक डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि ऐसा थोड़ी होता है, उन्होंने भी इस कफ सिरप पी ली बस सत्यापित करने के लिए कि नहीं दवाई सही है, और इवनिंग में वो भी अपने कार में बेहोश पाए गए। तो ये काफ़ी इस पर 3-4 दिन से चर्चा चल रही है। तो ये तो ठीक है, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि डाई एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल इसमें होता है, ये कारण था। हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो ड्रग है उसको कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है, ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और ये अभी तक आया भी नहीं है तो इसकी संभावना ज़्यादा बनती है। पिछली बार प्रीलिम्स में जो 2025 का प्रीलिम्स था उसमें ईडी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। तो ड्रग कंट्रोलर है, ये भी लंबे समय से न्यूज़ में रह रहा है, इसकी संभावना बनती है। जो नेक्स्ट सोचना जरूरी है हमारा वो ये है कि तनाव के बीच पोलैंड नेटो का ईंधन नेटवर्क में शामिल होगा। अब नेटो का ईंधन नेटवर्क क्या है? नेटो पाइपलाइन प्रणाली है, ये शीत युद्ध के समय बनाई थी, लगभग 10,000 किलोमीटर का लंबा नेटवर्क है। नेटो के जितने सदस्य देश हैं वो सब आपस में इसके माध्यम से अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। अब बात की जाए तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पोलैंड ने पहले वर्सा पैक्ट में रूस के साथ था शीत युद्ध के समय, और अभी वो नेटो यानी जो पश्चिमी यूरोपीय सुरक्षा सहयोग प्रणाली है उसका हिस्सा बनने जा रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको पता होगा जब पाइपलाइन की बात हो रही है तो एक पाइपलाइन न्यूज़ में रहती थी नॉर्ड स्ट्रीम, याद है नॉर्ड स्ट्रीम? 2 पाइपलाइन थी, 1 एंड 2, और ये रूस से जर्मनी एनर्जी पाइपलाइन थी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसी के साथ आज का सेगमेंट कंप्लीट होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स है उसको फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली आप यूट्यूब से जुड़ें ताकि आपको वहाँ से वीडियो कंटेंट है वो आपको निरंतर मिलता रहे। थैंक यू।